सर ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब किया था तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। यस अब आज 3 लोग नए हैं तो थोड़ा सा मैं हिंट सिर्फ ये दे दूं कि लॉ की हमें ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा आज। पहले वीडियो देख लेना आप लोग मेरी, मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, चैनल भी शेयर कर दूंगा मैं। एक्चुअली हम जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर 2 तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, सिविल एंड अदर वन इज क्रिमिनल। तो लॉ को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंडिविजुअल को एक तरफ राइट्स भी दिए हैं और एक तरफ कुछ ड्यूटीज भी दी हैं। जैसे राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। ड्यूटी का मतलब क्या है? आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो आपको पढ़ाएं, वो उनकी ड्यूटी है। ऐसी और भी कई तरह की ड्यूटीज हैं। हमारी ड्यूटी है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। हमारी ड्यूटीज हैं कि हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें तो उसके नॉर्म्स को फॉलो करना। ये ड्यूटीज का पार्ट हो जाते हैं। राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, समथिंग लाइक दैट। अगर राइट ब्रीच होता है, अगर राइट पूरा ना हो, राइट फुलफिल ना हो रहा हो, तो हम किस लॉ में जाते हैं? सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ। और दूसरी तरफ ड्यूटी ब्रीच हो रही हो तो सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ। ये क्वेश्चन अराइज होता है। अगर आपके राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे तो आप सिविल लॉ यूज करेंगे अपने राइट्स को फुलफिल कराने में। अगर आप कोई ड्यूटी ब्रीच करते हैं तो आप एक ऑफेंस कर रहे हैं, ऑफेंस बन जाता है क्राइम, क्राइम चला गया क्रिमिनल लॉ। आपको ये 2 लॉ पता होने बहुत जरूरी है। हम जब सीए को कोऑर्डिनेट करते हैं लॉ के साथ, तो सीए के कोर्स में लॉ डाला गया इसलिए कि आप एक अपने आप को प्रोफेशनल सीए माने एक बार। और प्रोफेशनल सीए के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करके चलें कि आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा है और आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं ये एक्टिविटी करना चाहता हूं इन अ बिजनेस, तो आप मुझे बताइए ये लीगली फिजिबल है या नहीं। आपसे पूछेगा, राइट है उसका, आपको फीस दे रहा है, आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करना। अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तभी तो आप उसे बता पाएंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि वाई हम कर क्यों रहे हैं लॉ। जब सीए का कोर्स है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी पढ़ाओ, खत्म नहीं। सीए का कोर्स एक वास्ट कोर्स है जिसके अंदर आप हर चीज पढ़ेंगे। अकाउंट्स भी पढ़ेंगे तो लॉ भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन है, आपके दिमाग के अंदर हर चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, हर कंपनी इकोनॉमिक्स लॉस को फॉलो करती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी तभी तो आप उन लॉस को समझ पाएंगे कि किस लॉ के अंडर क्या चल रहा है। हमारी शेयर मार्केट कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, तो इकोनॉमिक्स सिखाता है ना। इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा एक छोटा सा बेसिक रूल क्या था? डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड, याद है? भूल गए? अरे लॉ ऑफ डिमांड सबसे आसान लॉ था। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। यही तो था सिंपल सा लॉ। ये कहां से निकल कर आया? इकोनॉमिक्स से। और ये लॉ लग किस पर रहा है? कंपनी के ऊपर। और कंपनी के अकाउंट्स के करता धरता कौन है? आप लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अपने आप एप्लीकेबल हो गया ना लॉ। आप कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहे, आपने छोटा सा पार्ट पढ़ा कंपनीज एक्ट 2013 अपनी 12th स्टैंडर्ड में, कंपनीज अकाउंट के नाम से। लेकिन वो कंपनीज अकाउंट किसके अंदर आ रहा था? कंपनीज एक्ट 2013 में।
वो जो कंपनीज एक्ट है वो पूरा गवर्न कर रहा है कंपनीज अकाउंट को। अब आप कंपनीज के कंपनी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऑटोमेटिकली क्या लग गया, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट। आपको जुड़ना पड़ेगा लॉ से। अगर लॉ की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर पाएंगे? समझ रहे हैं बात को? तो मैं एक बेसिक आइडिया जो देना चाह रहा हूँ, आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा आप तीन लोग, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। कुछ मिसिंग होगा तो फिर समझा देंगे। तो मैं वहां से यहाँ तक लाने के लिए चाह रहा था कि आपको पता चल जाए कि वाई यू आर स्टडिंग लॉ। कि जब आप देखेंगे एक केस स्टडी को, आपको केस स्टडी बताई जाएगी कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप कस्टमर हैं, आप आए कि सर एक लैपटॉप खरीदना है, मैंने आपको लैपटॉप बेच दिया और लैपटॉप निकला खराब, तो आप क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। रिटर्न की पॉलिसीज होंगी, है ना, रिटर्न की कुछ पॉलिसीज होती हैं। आप अमेजन पर कुछ ऑर्डर देकर देखिए, लिखा हुआ है रिटर्न पॉलिसीज। आप मोबाइल ऑर्डर करके देखिए, लिखा हुआ है 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। अब 8वें दिन आपका खराब हुआ तो क्या होगा? पहले 7 दिन तो समझ आ गया, 8वें दिन खराब हुआ तो क्या होगा? तो आप रिटर्न पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगे, आप वारंटी में चले जाएंगे। ये कब सब कहां से पता चल रहा है? लॉ से। ये लॉ के अंदर डिफाइंड होगा हर चीज। वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी लगेगा, तो आपको सब चीज पढ़ाई जाएगी। आपके कोर्स में मोटा मोटा क्या है, सिर्फ 5 एक्ट, ओनली 5 एक्ट्स, वही मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। सबसे पहला द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत पुराना एक्ट है, अमेंड होता जा रहा है, अमेंड होने के बाद नया हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड नंबर पे पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो 12th में आपने प्रैक्टिकल किया, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पार्टनरशिप था। वहां पर अगर कभी याद हो, कुछ किया हो, तो उसके अंदर 32 मतलब पूरे एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन याद करवाया गया होगा आपको। उसके बाद 2 नए एक्ट है, एक एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो अभी रिसेंटली आप लोगों के बर्थ डेट ऑफ बर्थ के बाद ही आया है, इतना नया है। और उसके बाद आया 2013 का द कंपनीज एक्ट 2013। एलएलपी बिल्कुल नया था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कंपनीज नया नहीं है, कंपनी एक्ट रिप्लेसमेंट था। आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स जो बड़े रहे होंगे 13 से पहले के, अगर जिन्होंने पढ़ाई की हुई होगी, उन सब ने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था। वो रिप्लेस होकर किसमें चला गया? 2013 में। तो ये हम छोटे छोटे से आपको 5 एक्ट्स पढ़ाएंगे। 60 मार्क्स का सिलेबस है ये, और 40 मार्क्स का बीसीआर, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग बीसीआर वाले पार्ट के साथ ही रजिस्टर्ड होंगे, जहां तक उम्मीद है, डिपेंड्स इंस्टीट्यूट क्या कहता है। अभी आपके पास मॉड्यूल्स वगैरह किसी के पास नहीं आए होंगे, जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन, उनके पास मॉड्यूल्स आ गए होंगे, है ना। आप तो आपने तो अभी ट्राई किया हुआ है ना, बुक डाला हुआ रिक्वेस्ट बुक के लिए आपने? आ गई बुक्स? अभी नहीं आई है, आ गई। बीसीआर आया इसमें? चलो ठीक है, अल्लाह इसका मतलब बीसीआर मिल रहा है आपको। तो जहां वही मैं कह रहा हूँ कि जहां तक पूरी उम्मीद है कि आपका रजिस्ट्रेशन मई 2023 में अभी भी विद बीसीआर वाला ही चलेगा। यानी जो बात हो रही थी अभी आपको, जो मैम कह रही थी ना कि शायद बीसीआर हट जाए और शायद इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हट जाए, तो दैट इज लिटिल बिट, वो है अभी भी कंफ्यूजन टाइप का, कोई भी उसको क्लियर नहीं कर रहा। तो हम भी इसको कह रहे हैं कि कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, जो बुक्स आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या आपको सर्कुलेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम अपना सबसे पहला एक्ट, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19 क्या था 1872, ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। इसी से होगा, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिलेटेड है, इसी से पार्टनरशिप एक्ट रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहने को वो 2 एक्ट आसान हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अभी आप बिल्कुल तसल्ली वाली एज में है, तसल्ली वाले स्टेट में है ना, कोई जल्दी नहीं, कोई कॉलेज के एग्जाम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप इसको पढ़ना। मैं चैप्टर्स में डिवाइड कर करके इसे पढ़ाऊंगा, और हर चैप्टर के बाद मैं छोटे छोटे इसके टेस्ट भी लूंगा, एक होम टेस्ट लिया करूंगा, एक यहाँ पर टेस्ट लूंगा। नहीं, मैं दोनों लूँ, मेरे को दोनों तरह की चीजें चाहिए ना बेटा।
हमें आपको इंडिपेंडेंट भी बनाना है, डिपेंडेंट भी बनाना है। डिपेंडेंट इसलिए बनाना है क्योंकि पढ़ाऊंगा तो अभी मैं, इंडिपेंडेंट इसलिए बनाना है क्योंकि आपने अपनी असली पढ़ाई घर में ही करनी है। हम तो आपको इतनी सी उंगली पकड़ते हैं, बाकी तो सब आपके ऊपर छूटता है। अब आप प्रोफेशनल में आ गए, है ना। स्कूल में होता था टीचर यहाँ से पकड़ के रखता था, होमवर्क, क्लास वर्क, एग्जाम, ये टेस्ट वो टेस्ट, मार्क्स क्यों नहीं ला रहे हो। सीयूईटी आ गया, उसके बावजूद भी टीचर ने प्रेशर थोड़ी छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। आप तो कोरोना के बाद का फर्स्ट बैच है, तो आप फिर भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देकर आएंगे। अब सोचो अब अगले वाले बैच का क्या होगा। टीचर सारी भड़ास निकालेंगे कि आ जाओ तुम लोग, तुम्हारे से। हाँ, पिछले बैच ने बहुत परेशान किया तो इसलिए तो खैर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिमाग में छोटी सी एक इमेजिनेशन आपको बनानी है हमेशा बिजनेस को लेकर। आप इमेजिन करके चले कि आप नेहरू प्लेस गए और नेहरू प्लेस से आपने एक मोबाइल खरीदना है। क्या तरीका अपनाते हैं बताइए। आपने नेहरू प्लेस से एक मोबाइल खरीदना है या किसी भी शॉप से जो भी आपके नियर बाय है, आपने एक मोबाइल खरीदना, आज आपका टारगेट है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक कुछ पैसे देकर भेजा है कि जाओ एक मोबाइल खरीद लो अपने लिए। अरे अप टू यू, जितने का लेना आपको उतने पैसे आपके पेरेंट्स ने दे दिए। मैं इसमें कोई वही नहीं रख रहा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। पहले मॉडल देखेंगे, फीचर देखेंगे, उसके बाद लेंगे। हाँ, सबसे पहले आप शॉप पर गए, शॉप पर आपने क्या कहा, मुझे ये मोबाइल चाहिए वो चाहिए, इस तरीके की बातें करोगे, करोगे ना। वो आपको मोबाइल दिखाएगा, उस फिर मोबाइल्स में से आप क्या करेंगे, फीचर्स कुछ चूज करेंगे कि चलो ये चूज कर लिया, और सब मतलब फीचर्स में आ गया। आपने एक मोबाइल चूज कर लिया, देन व्हाट यू डू, पेमेंट, पेमेंट करोगे। फैक्ट है, देखो जो पढ़ाऊंगा ना वो सब है। आप अपनी लाइफ में अब तक हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे, बट आपको पता नहीं था। आज आपको उन सब चीजों को बताएंगे, अरे ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप गए, आपको मोबाइल खरीदना था, मोबाइल आपने पसंद किया, आपने पेमेंट किया मोबाइल का, उसने आपको बिल दिया, मोबाइल आपको हैंड ओवर किया बॉक्स के साथ, मोबाइल आपका। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट आपके और शॉपकीपर के बीच। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। आपको जो सामान लेना था उसने आपको वो सामान दे दिया। समझ रहे हैं बात को। तो अब इस पूरी रूपरेखा को दोबारा से समझो। आपने क्या कहा दुकान में जाकर, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल। आपने सबसे पहले क्या किया, ऑफर किया कि मुझे ये मोबाइल खरीदना है। आपने ऑफर किया, आपको पता होगा दुकानदार चाहे तो मना कर सकता है, ये भी लॉ कहता है। दुकान में लगा हुआ कोई भी आइटम, ही इज नॉट बीइंग फोर्सेबल कि वो आपको दे। वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको अगर लगता है कि नहीं देना तो मना कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि किसी से लड़ना नहीं है कि भाई दुकान में क्यों रखा है, आप बेच क्यों नहीं रहे। ये भी लॉ है, सब पढ़ाएंगे, सब कुछ आएगा, सोगा के अंदर सब कुछ आएगा, सील ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा। मतलब जो अब आप सोच सकते हो, सोचना शुरू करना, हर चीज या तो कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी या सील ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगी। पहली चीज होती है कि आप दुकानदार को ऑफर कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस मोबाइल। सर वो आगे से करते भैया फोन चाहिए क्या आपको? फिर से बोलो, आवाज गूंज रही है एक्चुअली कमरे में। ऐसे वो आगे से हमारे बोलने से पहले ऑफर कर देते कि भैया आपको फोन चाहिए क्या। वो एक क्वेश्चन हो गया उसका, क्वेश्चन हो गया। वो भी ऑफर भी बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको फोन चाहिए क्या, उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है। बड़ा एक एक वर्ड के साथ इंपॉर्टेंस आएगी। असल मोबाइल आपको कह रहा है आप ये खरीदोगे क्या, ये ऑफर है। आप गए, वो खड़ा हुआ, हाँ क्या चाहिए भाई, ये कोई ऑफर थोड़ी हुआ। यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑफर, प्रपोजल। आपको प्रपोजल ये है कि मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये खरीदेंगे, ये प्रपोजल है। ठीक है, इफ यू सेज यस, इफ यू सेज यस, प्रपोजल एक्सपेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस।
ठीक है जी, एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है जी। अब उस मोबाइल के बदले आप क्या करोगे? पेमेंट। पेमेंट, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। सर ये अगर इसमें अगर वो बंदा कहे कि मुझे कैश नहीं चाहिए, तो हमारे पास कैश नहीं, पेमेंट मोड कुछ भी हो सकता है। अगर वो मना कर दे तो फिर क्या क्या मना कर दे पेमेंट करने से? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कि मैं कैश नहीं दूंगा। अरे भाई घर नहीं रहती तो क्या है? कि वो अगला मना कर दे कि मैं कैश में डील नहीं करूंगा, तो आप देखो, आपका क्वेश्चन कुछ और है, पूछना कुछ और जा रहा है। आप कैश में डील नहीं करोगे तो कैसे दोगे? यूपीआई से पेमेंट करोगे, आप चेक से पेमेंट करोगे, आप ड्राफ्ट से पेमेंट करोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। नहीं, अगर मेरे पास कैश है, मैं कैश में पेमेंट करना चाहता हूँ तो उनकी अगर पॉलिसी नहीं है कैश लेने की तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। आप कार खरीदने जाओ, थैले में पैसा भर के, लो जी मैं ले आया 20 लाख, मुझे कार चाहिए, ले लेंगे वो बिल्कुल। नहीं लेंगे। तो ले लेना भाई साहब आप, अगले दिन उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा कैश ले ही नहीं सकते। और अगर वो लेगा तो वो कैश दिखाएगा ही नहीं, अगले दिन आपकी कार वापस चली जाएगी। अब बदमाशी से रोक लो तो अलग इशू है। तो हरियाणा का टच नहीं लाना है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और लीगल की बात हो रही है, यहाँ मसल्स पावर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ लीगल पावर की बात हो रही है। जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ मीन्स लॉ, नो मसल्स पावर, नो नथिंग, ओनली लॉ। लॉ क्या कहता है, मैं आपको वो पढ़ा। लॉ ये कहता है कि अगर आपने ऑफर किया और सामने वाले को वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जैसे ही बनी, ये एग्रीमेंट बन जाता है। उस एग्रीमेंट में क्या कंपोनेंट जुड़ जाएगा? कंसीडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। अभी हम बिल्कुल लेमैन पढ़ रहे हैं, फिर बुकिश में आएंगे, पहले समझ लें पूरा कि है क्या ये। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसीडरेशन फिक्स हो गया क्योंकि मोबाइल का प्राइस होगा, ये बन गया एग्रीमेंट। इसमें फिर एक कंपोनेंट और डाला, कॉन्ट्रैक्ट कहता है हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए। यानी जो लॉ इन्फोर्स कर सके उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब दूसरी भाषा में समझे इसको कैसे? मैं आपके पास आया ढूंढता ढूंढता कि देखो भाई, मैंने आपसे पूछा भाई हरियाणा में बताओ कहां पर रिवॉल्वर बिकती है। आप मुझे एक शॉप पर ले गए किसी और, वो बेचता है। रिवॉल्वर 2 तरह की होंगी, एक लाइसेंस वाली, एक बिना लाइसेंस वाली। लाइसेंस वाली बेचना खरीदना रूल के अकॉर्डिंग जो भी होगा लीगल है, पूरी तरह से लीगल है। लेकिन जो बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर्स होती है, जो हम देखते हैं मूवीज में भी है, गैंगस्टर्स वगैरह जो यूज करते हैं, वो इलीगल होती है। उसकी सेल परचेज वॉइड है, उसकी सेल परचेज को लॉ इन्फोर्स नहीं करता। वो हो गया क्या? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी जिस एग्रीमेंट को अगर लॉ इन्फोर्स करता है तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और जिस एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्स नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट हो सकता है एक फादर और सन के बीच में, फादर और डॉटर के बीच में, कि बेटा सीए बन जा, फॉर्च्यूनर दिलाऊंगा, एग्रीमेंट है। आप सीए बन गए, अब आपने पापा को कहा फॉर्च्यूनर की चाबी, आपके पापा ने कहा आप बेटा खुद कमाओ और खुद खरीद ले। आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज दिस वॉज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड सन एंड फादर एंड डॉटर। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। अगर वो कागज में लिख के दे दे तो कागज में लिखकर क्या देंगे कि बेटा मैं तेरे को फॉर्च्यूनर दिलाऊंगा कब? हाँ, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे सीए बनने के बाद। अभी हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले ऑफर होगी, आपके फादर ने ऑफर दिया आपको क्या, सीए बन जाओ।
ऑफर आपने एक्सेप्ट कर ली, समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन क्या है? फॉर्चूनर मेरी फॉर्च्यूनर के बदले वो आप मुझे क्या दे रहे हो? सीए बनने को सीए बनेगा। सीए बन के मुझे क्या मिलेगा भाई? ये तो डिग्री आपके हाथ में है। क्या मैं साइन कर पाऊंगा? योगेश गुप्ता फादर ऑफ सीए, ठा ठा ठा, ये लो जी, मैं नहीं सर दिया साइन, कर पाऊंगा अपने बेटे के सिग्नेचर? नहीं ना, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं आई। तो फिर जिसमें कंसीडरेशन नहीं है तो वो इन्फोर्सिबल भी नहीं हो सकता। कुछ एक जगह आएंगी बातें। आपके क्वेश्चन देखो, आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछो, और बहुत जरूरी है सब पूछना, क्योंकि फनी क्वेश्चन नहीं था, आपने बहुत जायज क्वेश्चन पूछा है। आपको लग रहा होगा कि मैं फनी पूछ रहा हूं, बट दैट वाज नॉट अ फनी क्वेश्चन। ये वास्तव में एक लॉ का क्वेश्चन है। और मैं जो आपको बता रहा हूं वो क्यों? क्योंकि हाँ, बाप बेटे के अंदर एग्रीमेंट होगा। अभी मैं कह रहा हूं कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे जो कंसिडरेशन ना होते हुए भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएंगे। लॉ बहुत वाइड है, मैंने बताया, वो हर तरीके की चीजें पढ़ाता है। एक फादर की प्रॉपर्टी एक बेटे को मिल जाती है बिना कंसिडरेशन के भी, तो वहां पर कुछ लॉ ने चीजों को समझा कि इंडिया के अंदर क्या बहुत सारी कंट्रीज में ये सिस्टम है जो फादर से बेटे को जाएगी या बच्चों को जाएगी, अब तो बेटा बेटी एक बराबर है, तो वो जो जाएगी उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है। आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर फादर की डेथ के बाद तो सर वो मदर और सन और डॉटर में तीनों में इक्वली बढ़ जाती हाँ जी है। बेटा, लेकिन गई तो ना, हाँ, गई तो। और लेकिन जरूरी नहीं है कि डेथ के बाद ही जाएगा, डेथ से पहले भी जा सकता है बेटा, अगर आपको वो सब कराना चाहे तो आ गया ना कि अब आप वो कर सकते हैं। गिफ्ट डीड है, कई चीजें हैं, ऐसी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होंगी। कोर्स के बाहर ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ रफली मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप में से कई जानते हैं, मैं बता भी देता हूँ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ देते रहेंगे लॉ की। थियरी नॉलेज तो नो डाउट हमारे मॉड्यूल बहुत अच्छा है। आपको मैं ये जो हैंडआउट्स हैं, ये भी हैंडआउट भेजूंगा आपको, पिछली क्लास का लिंक भी भेजूंगा आपको, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, अपने पास स्टोर करते रहना, लैपटॉप में कहीं डाउनलोड करते रहना, या जैसे भी आप कर सकते हैं वो करते रहना। अदरवाइज ये पूरा बुकिश है, अदरवाइज जो आपका जो मॉड्यूल मिलेगा पूरा बुक है। मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं आपको लर्निंग इजी बनाने के लिए। ये पूरा आपका यूनिट 1 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो यूनिट 1 है उसको मैंने डिवाइड किया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया जिससे इजी हो जाए समझना, ठीक है? लर्निंग शुरू से याद रखना। फिर बता रहा हूँ, बच्चों को बाद में बड़ी शिकायत होती है। अब बच्चों के एग्जाम आने वाले दिसंबर में, कुछ बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने नहीं लिखा वो डरे हुए हैं, जो लिख रहे हैं वो कंफर्टेबल है। लिख के प्रैक्टिस करना। हाँ जी बेटा, बिना लिखे लॉ नहीं करना, बिना लिखे लॉ नहीं करना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, एक आपका होम टेस्ट जरूर हुआ करेगा, जिससे कि आपको घर पे जाकर आदत पड़ जाएगी। आपको पहले याद करना है, लिखना है, मैं आपको दूंगा। जब आपको दिखेगा कि कमी है तो उसके आप हैंडआउट्स बनाएंगे। सर वो तो इंग्लिश इंग्लिश की वजह से होगी ना, क्या जब चीज? प्रॉपर जो सेंटेंस लिखना है या हम अपने बना के लिख सकते हैं। ना, बना के नहीं। आपकी लैंग्वेज कुछ भी नहीं चलेगी। लॉ है ये ऐसे राइटिंग नहीं है, ये लॉ राइटिंग है। लॉ अपने आप में प्री डिफाइंड है कि भैया जैसा बोला है वैसा ही लिखो। हाँ, आप उसको इंटरप्रिटेशन में कर सकते हैं, लेकिन वर्डिंग्स आसपास ही रहेंगी, लेमैन वर्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है? देखो, फिर से बता देता हूँ सबको, अभी ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग तो आए नहीं है। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आना है, आपने रेस करना है, चाहे कितना मर्जी बोगस सा लगे, चाहे जितना मर्जी बेकार सा लगे, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। और वो पूछता जा रहा है ना, उसके दिल में ठंडक आती जाएगी, क्योंकि जब तक वो डाउट्स निकलेंगे नहीं तब तक दिमाग में लॉ घुसेगा नहीं। और कई बार क्या होता है कि एक ही बच्चा सबके क्वेश्चन भी पूछ लेता है,
तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको आपके दिमाग में कुछ भी उठेगा आपने पूछना है। और मैं नहीं, लॉ हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर देता है, इतना वास्ट है लॉ, कुछ भी पूछोगे आंसर है। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ सकते हैं कई बार, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका आंसर थोड़े टाइम बाद मिलना चाहिए, तो उसकी वेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो एक छोटी सी भाषा समझ आई हमारी। हमारा पहला चैप्टर का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले बल्कि लॉ का नाम ही यही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही है, हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसने पहले एक डेफिनेशन दे दी, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। छोटी सी डेफिनेशन, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी, सिंपल सा लॉ था ना। यहां पर भी सिंपल सा लॉ है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये हमें ध्यान रखना है। जब भी बेटे आप लोग लॉ पढ़ेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है, आप देख रहे होंगे, सेक्शन। ये सेक्शन है क्या? एक्चुअली बेटा जब लॉ बना, लॉ के अंदर एक एक पॉइंट आता गया। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लियामेंट में बनता है तो उसके ऊपर बेटे गहन रिसर्च होती है। गहन रिसर्च का मतलब उसके अंदर हमारी सोशल सोसाइटीज तक आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, हमारे जो कैपिटलिस्ट यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स का बंदा वो इंक्लूड होगा, कोई प्रोफेसर इंक्लूड होगा, ये सब लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसी ऐसी जगह से रेज हो जाते हैं जिनका एक कंपाइलेशन बनता है और फिर उनके आंसर्स ढूंढे जाते हैं, और आंसर्स ढूंढकर उसको फिर पहले से एक बुक के फॉर्म में ले आते हैं, जो बनता है एक्ट। जब ये बना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। तो सारी रिसर्च हुई, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे अभी तक। पेंसिल खरीदना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हो रहा है ना, आपने ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपने पैसे दिए, हो गया काम। हाँ, कुछ एक जगह इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर बच्चों में डाउट आता है। आप सुबह ब्रेड खरीदिए, अब ब्रेड बाई चांस गलती से एक्सपायरी डेट निकल गई, यानी एक्सपायरी डेट का आपको ब्रेड मिल गया, आप उसके पास वापस जाएंगे तो वापस करता है ना, वो रिटर्न करेगा, एक्सचेंज करेगा। क्यों करेगा? जबकि काउंटर पे कहीं ना कहीं लिखा होता है वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, लेकिन वो माल वो वापस ले लेगा, क्योंकि एज पर लॉ वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको बेच ही नहीं सकता। वो जानता है कि अगर आप कोर्ट चले गए तो ये जो 50 रुपए की ब्रेड है 5,000 रुपए की ना बन जाए। अब यही बजाता रहेगा ये। खैर, तो ये बात समझ आई। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2H क्या कह रहे हैं? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है जी, हो गई डेफिनेशन यार, छोटी सी डेफिनेशन है। तो लिखें, स्टार्ट करें। आज आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाए, लिखने की। काफी दिनों से लिखा नहीं होगा, है ना, बोर्ड एग्जाम्स के बाद नहीं लिखा होगा। लिखा है? क्या लिखा था? अच्छा, यहाँ सीयूईटी की तैयारी की होगी तो उन्होंने लिखा होगा। क्या सर? मैं कहा लिखने में यहाँ सीयूईटी की तैयारी की होगी तो लिखा होगा, नहीं तो सेशन ही इतना डिले हो गया अभी तक। तो बीकॉम की क्लासेस अब जाकर स्टार्ट हुई हैं, कॉलेज की तो डीयू की तो। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था जी, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ऑफर। सबसे पहले क्या होगा जी? ऑफर। क्या होगा?
सबसे पहले ऑफर होगा, जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होगा तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। ये बन गया जी एग्रीमेंट। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कंसीडरेशन जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं कंसीडरेशन का पार्ट इसमें जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट विद सपोर्ट ऑफ कंसीडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जैसे ही इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड हो जाती है, इस एग्रीमेंट में जैसे ही इनफोर्सेबल बाय लॉ, जैसे ही इनफोर्सेबल बाय लॉ ये जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए बोला ना, एवरी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमने यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे। एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, और ऑफर को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अभी हमने बोला ही था वर्ड, प्रपोजल। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर। अब आती है बात अगली डेफिनेशन, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? अच्छा पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या हुई है? क्या कह रहा है? देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो पढ़ ली कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? हम दोनों एक दूसरे के साथ, एक कस्टमर और एक दुकानदार आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रॉमिस टू डू समथिंग। आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे एक अमाउंट देंगे मोबाइल के बदले, सॉरी, और मैंने क्या प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू मोबाइल। यानी दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस कर रहे हैं। तो क्या लिख रहा है? देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो अब एग्रीमेंट के नीचे डेफिनेशन लिखिए, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise and every set of promises forming the consideration for each other, forming the consideration for each other, forming the consideration। देखो क्या था, मैंने कहा था ना, सब में कहीं ना कहीं क्या जुड़ा रहेगा? कंसिडरेशन का पार्ट जुड़ा ही रहेगा। कंसिडरेशन क्या है? अभी इसके बारे में भी एक पूरा चैप्टर है। कंसिडरेशन का एक मीनिंग छोटा सा याद रखना दिमाग में, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। गॉट इट? तो जैसे ही एक प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाएगा, वो क्या बन गया हमारा? एग्रीमेंट। यही था ना एग्रीमेंट। क्या है एग्रीमेंट की डेफिनेशन? फिर से बोलो, याद करते चलना है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अभी सेक्शंस भी याद करा देंगे, सेक्शन भी जरूर याद करने, पहले डेफिनेशन याद हो जाए। गॉट दिस पॉइंट? आ जाओ जी, नेक्स्ट पर आए। प्रॉमिस क्या होता है? अब देखो, अब आ रहा है ना बात, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो उसमें ये प्रॉमिस वर्ड आ गया, एक एक वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है। ये प्रॉमिस क्या होता है? देखो प्रॉमिस क्या कह रहा है। मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया है? मैंने अभी क्या कहा था कि आई विल पे यू अमाउंट, और आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया है कि यू विल गिव मी मोबाइल, है ना? तो ये तो प्रॉमिस है। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन अ पर्सन
टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी मैंने आपको क्या कहा कि मुझे ये खरीदना है, या मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये खरीदोगे क्या। दोनों ही सेंस में क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, क्या कह रहा है, when the person to whom the proposal is made, मैंने आपको प्रपोजल दिया, signifies, अब यहां पर सिग्निफाई यानी अब आप क्या साइन दोगे उसका, signifies assent thereto, आप क्या सिग्निफाई कर रहे हो कि ओके एग्रीड, या तो मुंडी हाँ में हिलाई, या रिटन में हाँ कह दिया, या वर्बली हाँ कह दिया। सिग्निफाइज, आपने क्या कहा, सिग्निफाइज एसेंट देयर टू, एसेंट मतलब क्या है यहां पर, एक्सेप्टेंस, कि आप एग्रीड हैं, आप राजी हैं उसके लिए। तो ये क्या बन रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉमिस। ठीक है, फिर से पढ़ें, when the person to whom the proposal is made, प्रपोजल इज मेड, कि मुझे खरीदना है, या आप, मैं कह रहा हूं कि आप क्या खरीदेंगे, प्रपोजल मेड, एंड आप क्या कर रहे हो, एंड हु इन रिटर्न सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर, दैट इज कॉल्ड, तो वो कह रहा है कॉल्ड प्रॉमिस। तो कह रहा भी रहा है द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो क्या बन गया, प्रॉमिस। फिर उस प्रॉमिस के अंदर क्या जुड़ा, एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या जुड़ा, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न आ गया। ठीक है जी, तो लिखें जरा प्रॉमिस की डेफिनेशन। when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, डॉट 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 डालकर लिखो, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, फिर डॉट डॉट डालकर लिखो, विच बिकम्स प्रॉमिस, विच बिकम्स प्रॉमिस। कोई जूम मीटिंग में है, देखें। देख रहा है कोई, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर से करनी स्टार्ट। ठीक है जी, अभी हमने छोटी छोटी 3 डेफिनेशन को समझा। पहले कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद प्रॉमिस। ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर आप देख लीजिए क्या होता है। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, क्या कह रहा है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ के बारे में, कह रहा है एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन जहां पर लीगल ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाए, या मैं आपको चाहूं, अगर आप मान लीजिए अपनी तरफ से कोई अपना पार्ट ऑफ ड्यूटी पूरी ना करे तो मैं आपको कोर्ट ले जा सकूं, या मैं पूरी ना करूं तो आप मुझे कोर्ट ले जा सके।
ये बन जाता है। जहां वो लीगल ऑब्लिगेशंस आ गए तो उसको कहते हैं हम लोग इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है? विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। छोटा सा बस लिख लीजिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मीन्स, enforceability by law means which creates legal obligations oblique duties between the parties, between legal obligation oblique duties between the parties of the agreement, between the parties of the agreement। बुकेश लिखा हुआ है, हम थोड़ा बहुत चेंज करके बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल सा हो गया। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। जब हम एंटर करें तो हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जरा एक बार आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग फटाफट। हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ के बिजनेस है सारे, रेगुलर रूटीन लाइफ के एग्रीमेंट्स हैं सारे, बस थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा हो गया। अभी आप बच्चे थे तो अभी आपने ज्यादा बड़े एग्रीमेंट्स नहीं किए, छोटे किए हैं। अपनी बुक्स लेकर आ गए आप, या कोई मोबाइल लेकर आ गए आप। ठीक है, अभी आपको ज्यादा ड्यूटीज नहीं दी गई होंगी, कुछ घरों में बच्चों को मिल जाती हैं जल्दी ड्यूटीज, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये एग्रीमेंट्स आप रेगुलर लाइफ में कर रहे थे। लेकिन वो छोटे छोटे, जो हर दुकानदार से आप जो भी सामान खरीद रहे हैं वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, यही कह रहा है कि ए एग्री हो रहा है बी की कार को टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए एग्री हो रहा है कि मेरी कार बी को देनी है, बी एग्री हो गया कि मैं आपकी कार खरीदने को तैयार हूं। अमाउंट क्या फिक्स हुआ? 2 लाख। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ए को कार के बदले क्या मिलेगा? 2 लाख, वो ए के लिए कंसिडरेशन है। बी को 2 लाख के बदले क्या मिलेगा? कार, वो कंसिडरेशन किसका है? बी के लिए। तो कंसिडरेशन दोनों तरफ चलेगा, तो लीगल ऑब्लिगेशंस भी दोनों तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीगल ड्यूटी एक की है पूरी करने की, नहीं, दोनों की है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पढ़ लीजिए, जो अभी मैंने बताया था वही है सेम। फादर प्रॉमिस कर रहा है बेटे को पॉकेट अलाउंस के लिए, वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? अगर मैं आपके फादर आपको 500 रुपए देते हैं पॉकेट एक्सप्रेस, उस 500 रुपए के बदले उन्हें क्या मिल रहा है? नथिंग। लीगल ऑब्लिगेशन बना ही नहीं। जब कुछ नहीं मिल रहा तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। थर्ड देखो क्या है, वही सेम, यहां पर फादर की बजाय वाइफ आ गई, बच्चे आ गए। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल कभी कभी चेंज हो जाता है दूसरे सेंस में। अब हस्बैंड वाइफ के बीच कोर्ट केस चल रहा है, सूट चल रहा है। अब कोर्ट ने कहा है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब कोर्ट कह रहा है तो कोर्ट ही अपने आप लीगल बॉन्डिंग डाल रहा है, तो वो बन गया आपका लीगल केस। अब अगर वो नहीं देगा तो जेल हो जाएगी। लीगल बॉन्डिंग हो गई ना, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पर मेंटेनेंस देनी पड़ रही है, वो बन जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई। अभी सिचुएशन क्या है, जब इकट्ठे रह रहे हैं तो कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जहां कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है या कुछ और चल रहा है, उस केस में अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया तो वही सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि लीगल इनपुट तो कोर्ट नहीं डाल दिया। गॉट इट? ठीक है, लिखें आप अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट।
इसका मतलब ये हुआ जो हस्बैंड और वाइफ के बीच, फादर और बच्चों के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो इन एग्रीमेंट्स को कहते हैं हम सोशल एग्रीमेंट्स। आप देखते होंगे हर कॉलोनी में एक ग्रुप बना हुआ होता है, कभी होली दिवाली दशहरे पे या कुछ जागरण करा रहे हैं, सब पर्चियां छपवा लेते हैं, आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, नॉक करते हैं, पर्ची, ठीक है, आपने कहा कि भाई अभी पापा घर पे नहीं है, शाम को आ जाना, 1100 रुपये ले जाना। अब वो शाम को आ गया, आपने 1100 रुपये देने से मना कर दिया या पापा ने मना कर दिया, तो क्या वो केस कर सकता है? दैट वाज अ सोशल एग्रीमेंट ओनली। मैं फोर्स्ड नहीं हूं उनको 1100 रुपये देने के लिए। यहां का कंट्रास्ट भी पढ़ाएंगे, एक ऐसा केस भी आया जहां देना पड़ेगा, कंट्रास्ट भी है, दोनों चीजें चलेंगी। मैं कह रहा हूं हर तरीके के चीजें आएंगी, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कंडीशन चेंज कर दी मैंने एकदम बोला डिवोर्स पिटीशन चल रही है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, वही सेम चीज जो अभी तक सोशल थी अब वो लीगल हो गई। यहां पर भी ऐसा ही एक इशू आएगा, वो बताएंगे तब कि कब आएगा, लेकिन आएगा दिमाग में रखना कि ऐसा, अभी तो सिंपल सा है तो सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कमर्शियल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों में से वाइडर टर्म कौन सी है? वाइडर टर्म कौन सी है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? सोच के बताना। वाइडर बोला है मैंने, वाइडर वाइडर हुआ एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट भी आ गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन सा आया, विच इज ओनली इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सोशल उसके अंदर नहीं आया। तो कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी अप्रोच क्या हो गई, नैरो अप्रोच हो गई, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल, पहला तो उसने मीनिंग ही डाल दिए, मीनिंग तो हम समझ ही गए थे। एग्रीमेंट क्या था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यही तो था एग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, बस यही था। लेकिन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग का समझाएंगे आप। बच्चों को बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं कि सर हम आंसर लिखें कैसे। जब डेफिनेशन लिखनी है तो बेटा पूरी लिखनी है, सेक्शन जरूर मेंशन करना है। आज थोड़ा लाइटली पढ़ रहे हैं हम, तो अभी मैं फोकस नहीं करूंगा, लेकिन सेक्शंस बिल्कुल याद करते हुए चलना, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज पर है हम, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा एलैबोरेट करके भी समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये जब चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी ना, फिर हम थोड़ा सा स्पीडी भी हो जाएंगे। अभी फर्स्ट स्टेज है तो हम लोग थोड़ा सा चीज चल रहे हैं। स्कोप क्या कह रहा है, देखो, वाइड टर्म, नैरो टर्म, है ना। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट जहां पर सोशल है वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हर चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो उसमें तो हर चीज लीगल हो गई। और लास्ट क्या बता रहा है, नेचर, नेचर में ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था इसी स्टेटमेंट को लेकर, डिफाइन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, सॉरी उल्टा बोल गया, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यही क्वेश्चन आ गया, सिर्फ इतना सा, एक ही सेंटेंस उठा लिया और क्वेश्चन बना कर दे दिया 4 नंबर का। आपको ये डिफरेंस बिटवीन लिखना था, और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, एज पर द अबव डिस्कशन या एज पर द अबव एक्सप्लेनेशन वी कैन इजीली फिगर आउट कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार क्वेश्चन चेंज कर दिया कि एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन मार्क। लो जी लगे रहो। अब बच्चा सोचता है ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसी से मैंने देखो 2 क्वेश्चन बता दिया आपको कि 2 क्वेश्चन बन जाते हैं।
दोनों में यही चीज लिखनी, छोटे छोटे डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था? मीनिंग, मीनिंग आप एक्सप्लेन कर देंगे डेफिनेशन के साथ। दूसरा क्या था? स्कोप। तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन, और लास्ट में नेचर। इस तरह से आपको याद करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको आपने याद करना है। ठीक है, याद हो जाएगा। वेरी गुड। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक नया वर्ड आ रहा है, वैलिड। थोड़ी देर के लिए पंखा चला लें क्या, अगर सबको ही गर्मी लग रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत सफोकेशन हो गई है। जब ठंड लगेगी बता देना, बंद कर देंगे। मेरे को भी लगेगी तो मैं ही बता दूंगा। हाँ जी बेटा। अब आती है बात वैलिड। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके, अब उसमें उसने एक वर्ड जोड़ा है वैलिड। कि वैलिड होता क्या है? इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही हो, यानी कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर वैलिड ना हो। अभी मैंने क्या कहा कि हम हरियाणा चले गए रिवॉल्वर खरीदने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं पैसे दे आया भाई को और वो रिवॉल्वर नहीं दे रहा, प्रॉमिस पूरा फुलफिल हुआ, मैं भी एग्रीड था, वो भी एग्रीड था, दोनों के दोनों एग्रीड थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैं पैसे दे आया, वो रिवॉल्वर नहीं दे रहा, अब मैं कोर्ट जा सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि वैलिड ही नहीं है। जो इम्पॉसिबल नहीं है वो वैलिड ही नहीं है। तो वैलिड कौन सा है, ये कैसे चूज करें, ये कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, एक्ट ने डिफाइन कर दिया। सर अगर जैसे कई बार होता है कि पैसे दे दिए और सामने वाला बंदा नहीं दे रहा है चीज में, और हमारे पास मतलब कि वो है पूरी स्लिप रिसीप्ट कह लो या फिर वो हाँ, चीज सब कुछ है, तो हम कोर्ट केस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गई। अब तो वो कर रहे हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे कि यहां पर सब कुछ हो गया कि कौन अपनी शर्तों से मुकर रहा है, तब हम आएंगे। परफॉर्मेंस नाम से एक चैप्टर आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो परफॉर्मेंस में पढ़ा जाएगा कि ब्रीच कौन कर रहा है, इसे बोलते हैं ब्रीच। धीरे धीरे वर्ड आएंगे सारे, नया वर्ड आ गया ब्रीच। वैसे अपने उसमें आपने यूज किया होगा लाइफ में। लॉ में क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी, जो मैंने बताया ना, लीगल ऑब्लिगेशन, जो मुझे लीगली करना है, अगर मैं वो लीगली पूरा फुलफिल नहीं करूं, अगर मैं अपनी लीगल ड्यूटी फुलफिल ना करूं, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रीच। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच हो गया। समझ गए? उसे क्या बोलते हैं? ब्रीच। आ रही है बात कि भाई कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स निकाले गए, सेक्शन 10 में डिफाइन हुए। अब एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं, सीधा सेक्शन 2 से सेक्शन 10 पर आ गए। सेक्शन 2 क्या था? ऊपर हम देखो सेक्शन 2 पढ़ रहे थे, 2H 2E यही पढ़ रहे थे, 2B, ये सब क्या है? सेक्शन। जब भी कोई डेफिनेशन डिफाइन की गई तो सेक्शंस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है जी। सेक्शन 2 इज द मेन सेक्शन। जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज कॉल्ड सब सेक्शन। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, सेक्शन 2 इज द मेन सेक्शन, जैसे पॉइंट नंबर 2 ये मान लो, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसे क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। एक और ब्रैकेट आ जाता है तो सब सब सेक्शन भी हो जाता है, क्लॉज भी हो जाता है। तो अभी आपको उतना ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि हमारे कोर्स में जितना लॉ उतना ही पढ़ेंगे, सेक्शन सब सेक्शन तक रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। एक बार के लिए सब सेक्शन बाई चांस दिमाग में गलत बैठ रहा है या स्किप कर रहा है तो गलत मत लिख कर आना, एज पर सेक्शन 2 लिखा। हालांकि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। सेक्शन 2 हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, नॉर्मली हर एक्ट के अंदर, नॉर्मली एक आध एक्ट में नहीं है ऐसा, नॉर्मली हर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशन ही होती है।
ये सिंपल सा रूल है, आगे भी आपको पढ़ाएंगे ना। हर एक्ट में सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन से ही स्टार्ट होता है। सेक्शन 1 होता है अपने टाइटल को डिफाइन करने के लिए, जैसे जो ऊपर नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज कॉल्ड टाइटल, वो सेक्शन 1 में आ जाता है कि दिस एक्ट विल बी नोन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हिच विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 1 में चला जाता है। तो सेक्शन 1 आपसे पूछेंगे नहीं, डेफिनेशंस कुछ भी आ रही है सेक्शन 2 में आ गई। अब हम आए सीधा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 हमें क्या डिफाइन कर रहा है? ऐसे एसेंशियल्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेंगे कि अगर ये चीजें पूरी हो गई तो ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले आपको एक डेफिनेशन समझाएंगे, अगर वो डेफिनेशन आपको समझ आ गई तो आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं तुरंत समझ में आ जाएंगे। सेक्शन 10 क्या डिफाइन कर रहा है? देखो क्या कह रहा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्ड से स्टार्ट हुआ, किस वर्ड से? एग्रीमेंट्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड, अगर वो सारे एग्रीमेंट्स कैसे बनाए गए? इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, नया वर्ड आ गया, कंसेंट और कंसेंट के साथ फ्री, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या आया? एक आया फ्री कंसेंट, एक आया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले आ गया एग्रीमेंट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कितने हुए जरा पॉइंट बताएं, जितने मार्क किए मैंने? यही 6 एसेंशियल। ऊपर देखिए, ये सेक्शन 10 के कितने एसेंशियल्स हैं? 6। हालांकि 5 और भी हैं, वो 5 कैसे बने आप देखते होंगे बेटे। जब हम किसी भी वर्क में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जब हम पहले स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद रूल्स, ये चलेगा भाई, ऐसे होगा। लेकिन जब हम उस वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो प्रैक्टिस कर करके कुछ रूल्स इंटरनली बन जाते हैं कि ये भी करना जरूरी, ये भी करना जरूरी है। तो वो जो प्रैक्टिस कर करके, यानी जब मार्केट एक्सप्लोर होती चली गई इंडिया के अंदर, तब 5 रूल्स कुछ और भी निकल कर आए, छोटे छोटे से, जिनको कह दिया गया कि ये भी सेक्शन 10 में तो डिफाइन नहीं है, यानी लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है ये 5, लेकिन ये भी एसेंशियल है। एक एक करके पहले इनको समझा। अभी एग्रीमेंट हमने पढ़ा, एग्रीमेंट क्या था? बिटवीन टू पार्टीज। एक प्रपोजर है, प्रपोजल दे रहा है जो, और एक एक्सेप्टर है। प्रपोजर को ऑफरर भी कहते हैं, एक्सेप्टर को ऑफरी भी कहते हैं, ये भी सब लिखवा दीजिए। प्रपोजर, एक्सेप्टर, ऑफरर, ऑफरी। कर दे बंद अपन का, बता दिया करो, फेस एक्सप्रेशन से समझना पड़ता है। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, हमारे पास 2 पार्टीज हैं एग्रीमेंट में, तो देखो दूसरी तरफ क्या लिख दिया एग्रीमेंट के दूसरी तरफ? 2 पार्टीज, ये लिखा है। एग्रीमेंट किसने कहा? सेक्शन 10 कि एग्रीमेंट होना जरूरी है बिटवीन द पार्टीज, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2 पार्टीज, क्योंकि कुछ स्मार्ट लोग पुराने जमाने के अपनी ही कंपनी बनाई और अपनी ही कंपनी के साथ बिजनेस कर लिया, स्मार्ट लोग। तब समझाया गया कि भैया नहीं, आप अपने साथ बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने साथ बिजनेस नहीं कर सकते, यहां पर 2 पार्टीज का होना जरूरी है। गॉट दिस पॉइंट? सेकंड नंबर पर देखो डेफिनेशन में क्या आया था? फ्री कंसेंट, ये भी ध्यान रखना है।
ये कंसेंट वर्ड क्या होता है? क्या आपको फोर्सली जबरदस्ती बिठा दिया गया कमरे में, पकड़कर जबरदस्ती गन पॉइंट पर बिठाया क्या? आप आए, आपको कन्विंस किया गया, आप एग्रीड हो गए, तभी तो बैठे क्लास में। यही है ना, इसे क्या बोलते हैं? कंसेंट। आप बर्गर खरीदते हैं, अपनी मर्जी से तो खरीदते हैं, कंसेंट। आप बस में ट्रैवल करते हैं, जिस बस में आप चढ़ते हैं अपनी मर्जी से चढ़ते हैं, कंडक्टर पकड़ पकड़ कर थोड़ी खींचता आ जाओ, नहीं ना। अगर ऐसा करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फोर्सेबली हो गया, कंसेंट नहीं है। तो एक वर्ड है कंसेंट, फिर ऊपर से वो है फ्री। फ्री कैसे? जो रिवॉल्वर हम हरियाणा से खरीद के ला रहे थे, हमने नहीं कि भाई साहब की रख दी कनपट्टी पे, साइन करो, जिस कार में आए हो वो मेरी, जिस कार में आए हो वो मेरी, साइन कर दिए, कंसेंट तो आ गई, लेकिन फ्री नहीं थी, फोर्सेबली थी। माइंड मत करना, कोई भी एग्जांपल आप लोगों पे लूंगा तो, ठीक है, याद हो जाते हैं चीजें। ये क्या है? फोर्सेबल कंसेंट। कंसेंट मैं कोर्ट में देखा हूं, सर देखो जज साहब को दिखा रहा हूं, साइन किए इन्होंने, जज साहब कह रहे हैं हाँ समझ में आ रहा है साइन किए हैं, दूसरी तरफ से वीडियो दिखा रहे हैं, देखो साइन ऐसे हुए थे, आपने कनपट्टी में बंदूक रखी हुई थी छोरे के, इसलिए साइन हो गए। कंसेंट फ्री नहीं है, एग्रीमेंट खत्म, वॉइड। समझ रहे हैं बात को? सर एग्रीमेंट वर्ड हो गया तो सर उसका वो कंपनसेशन तो मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे वापस, कोर्ट दिलाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कुछ एक जगह पे नहीं भी मिलेगा, वही भी समझाएंगे, सब आंसर आएंगे, आप पूछते जाओ सारे आंसर्स हैं। लॉ की यही खासियत है, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका उसमें जिक्र ना हो, हर क्वेश्चन हर पार्ट का जिक्र होगा। तीसरा क्या था हमारा? पहला हमारा क्या हो गया, याद करते हुए चलना है जी, एग्रीमेंट। दूसरा प्री कंसेंट हो गई, प्री कंसेंट समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन बाद में है, अभी हम पहले मीनिंग समझ रहे हैं। फ्री कंसेंट के बाद आया कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट। आप कितने साल के हो? 18 प्लस हो गए। आप शादी करना चाहो तो कर सकती है, चेंज हो गया ना, नहीं हुआ। आप कितने साल के हो? आप शादी करना चाहो कर सकते हो, क्यों? सर क्योंकि 21 प्लस। हाँ, क्योंकि लॉ क्या कहता है, एक लड़की 18 में कॉम्पिटेंट है टू मैरिज, तो सर लड़का लेकिन लड़का 21। अभी नहीं है बेटा, प्रोविजन है वो, अभी इतनी जल्दी नहीं होता हिंदुस्तान में। वो किसान लॉ 3 बन के खत्म हो गए बेचारे, अच्छे वाले प्रोटेस्ट कर कर आके वापिस हो गए। वो कल बता रहा था हमारा छोरा परसों लास्ट क्लास में कि बिल्कुल फायदेमंद थे। जो किसान वाली जगहों से मौजूद है ना, हम लोग जो, हम तो शहरों में बैठ कर हम बड़े खुश हो रहे हैं, असलियत जहां पर जो चीज झेलनी है उन्हें पता होती है। जैसे वो हरियाणा से है तो उसे पता था ये किसानों को फायदा देना था, हम एसी के कमरे में बैठ के कहाँ से दूँ। कभी हमने 1 फुट वो जो बीजे जाते हैं नवरात्रों में अधिकतर घरों में, और जैसी दसवीं आती है कहाँ फेंक देते हैं, नाले में। यहाँ एक पीपल का पेड़ ढूंढा जाता है उसके नीचे रखकर गायब हो जाते हैं, भाग जाओ, हमने नहीं देखा, हमारा नहीं है। ये है, तो खैर एक हल्का सा फन वाली बात थी। पहला हो गया हमारा एग्रीमेंट, दूसरा हो गया हमारा प्री कंसेंट, तीसरा हो गया कॉम्पिटेंसी। इंडिया में कोई भी पर्सन, ये मैरिज वाला मैंने इसलिए बोला कि वो मैरिज को छोड़कर, मैरिज वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, 18 तो होनी ही चाहिए कम से कम। आप अब हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। हाँ, कुछ एक जगहों पर अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे आपका दिल करे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके अलग नॉर्म्स है, उसमें आएगा कि अभी आप 25 के होंगे तभी लड़ सकते हैं, 25 से पहले नहीं लड़ सकते, 25 से पहले नहीं लड़ सकते, किसी भी चीज में नहीं वो 25 है, ठीक है जी। तो ये चीजें कुछ इस तरह के हमारे
रूल्स आते हैं। तो कॉम्पिटेंसी क्या कहती है? आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। क्या आप किसी एक पागल बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को समझने के लायक नहीं है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं कि वहां पर कॉम्पिटेंट नहीं था। क्या किसी, एक लेमन वर्ड यूज कर रहा हूं, माइंड ना करिएगा, दारूबाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो उस वक्त नशे में है? नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं, आउट ऑफ माइंड है। अलग दुनिया उसकी, हम्म अलग दुनिया है सर उसकी। उसकी अलग दुनिया है, उसे तो पता ही नहीं होगा। हम साइन करा रहे हैं कि ले भैया साइन कर, आज से तेरा टेलीविजन मैंने खरीद लिया। सुबह उठा, मैंने तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कॉम्पिटेंसी होनी बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया एग्रीमेंट, दूसरा हो गया फ्री कंसेंट, तीसरा हो गया कॉम्पिटेंसी। कंसेंट में फ्री वर्ड जरूर लगाना है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी के बाद लॉफुल कंसीडरेशन। मेरे 2 लाख के बदले रिवॉल्वर मिल रही है, वो लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। वो दूसरी तरफ वो लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इलीगल है। तो दोनों के दोनों एक साथ आ गए, लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लीगल होना बहुत जरूरी है। क्या हम ड्रग्स खरीदने का बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वही ड्रग्स खरीदने का बिजनेस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कर सकती है, क्योंकि उससे दवाइयां बनती है। वो रिवॉल्वर जो हम खरीद रहे हैं वो इलीगल है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। वही अगर कोई लाइसेंस वाला खरीदने आता है, वो खरीद के ले जाएगा, वो वैलिड है। कॉम्पिटेंसी भी आ गई वहां पर थोड़ी सी। तो लॉफुल कंसीडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट के साथ क्या है कि वो जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, जिसको हम कोर्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं कि जो ठीक है। सेम फॉर ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट अपने आप में एक साथ चलेंगे। कितने हो गए जी? 5 हो गए एक साथ, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट। लास्ट क्या है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड वर्ड अब नया आ गया, ऊपर वैलिड वर्ड आया था। वैलिड क्या हुआ? जो एज पर लॉ एग्रीड है। वॉइड क्या है? जो एज पर लॉ एग्रीड नहीं है, वो वॉइड है। जो जिसके लिए लॉ ने हाँ कर दी वो वैलिड, जिसके लिए लॉ ने मना कर दी वो वॉइड, इनवैलिड, वॉइड। ठीक है जी। नॉट एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर टू बी वॉइड का मतलब क्या है? आगे आपको एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे कि बच्चों ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये होते ही वॉइड हैं, ये एग्रीमेंट्स है ही वॉइड। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये वॉइड ही कहलाएंगे। ठीक है जी। आपने कभी एक सुना हो कि क्या मैं एनिमी कंट्री के साथ कोई बिजनेस कर सकता हूं? सुना है कभी किसी ने? एनिमी कंट्री क्या होती है? जब 2 कंट्रीज की आपस में वॉर शुरू हो जाती है तो वो एक दूसरे को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे लाइक इस वक्त रशिया और यूक्रेन। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूजर उसमें इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। जो मैं कह रहा हूं कि हमारा इलीगल हमारी क्रॉप्स हैं या इलीगल कुछ भी है, वो हम नहीं कर सकते, डिक्लेयर्ड वॉइड है। फिर नहीं हुआ सकती सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, उगा सकते हैं लेकिन वही लोग जिनके पास लाइसेंस है। उगती तो है ही, दवाई में तो जरूरी है ना भाई, नहीं उगेगी तो दवाइयां कहां से बनेगी? जो नींद की दवाई है उसमें होती है अफीम, डिस्प्रिन बहुत लीस्ट मात्रा में होती। अब डिस्प्रिन खाना बेटा, उसमें लिखा हुआ होता है एग्जाम देने जाओ तो डिस्प्रिन खा के मत आना। और डिस्प्रिन वाले डॉक्टर देने से पहले बोल देता है कि अगर कहीं भी कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तो डिस्प्रिन खा के ड्राइव नहीं करना। डिस्प्रिन कभी कभी इतने साइड इफेक्ट्स कर जाती है। ये सर मैंने छोटी सी टैबलेट, सस्ती सी टैबलेट, कुछ पैसे की होती है बस। तो ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, जरा एक बार पढ़ लें। ये 6 पॉइंट्स जो हैं उसी सीक्वेंस में याद करने हैं। एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट के बाद फ्री कंसेंट के साथ कॉम्पिटेंसी के बाद लॉफुल कंसीडरेशन, देन लीगल ऑब्जेक्ट और लास्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब इसको पूरी एक डेफिनेशन में पिरोना है। एन एग्रीमेंट, फिर क्या कह रहा है, पढ़ते जाओ आगे। तो सेंटेंस को जोड़ना है कि पहले एग्रीमेंट्स को फ्री कंसेंट से जोड़ना है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट कौन देगा, बाय द पार्टीज। कौन सी पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज, विद लॉफुल कंसीडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, एंड वी मस्ट इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। थोड़ा चेंज कर दिया लेकिन हमने पिरो दिया उसी चीज को, ठीक है जी। तो सेक्शन 10 6 हमारे एसेंशियल्स हैं जो हमें याद रखें। अब आते हैं 5, बाकी के 5, उनको देखो बनाया कैसे। एग्रीमेंट से 2 पार्टीज हो गया, तो जैसे ही एग्रीमेंट याद है तो आपको बताना है 2 पार्टीज। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन एसेंशियल एलिमेंट्स कि भैया देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। सेकंड नंबर देखो, यहाँ फ्री कंसेंट है तो वहां पर क्या कह रहा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नीचे जितने लॉफुल कंसीडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उससे रिलेटेड है ये, है ना। लीगल रिलेशनशिप बननी बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं तो वो चीज नहीं चलेगी। जहां पर बात लीगल रिलेशनशिप की आएगी, लीगल रिलेशनशिप तभी बनती है जब कंसीडरेशन लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। थर्ड क्या कह रहा है, आपकी कार आपको मैं पैसे देकर खरीद सकता हूँ क्या, सिर्फ पैसे देकर खरीद सकता हूँ क्या, क्या करना होगा ना, वो तो हो गया, चलो कंसेंट भी है, लीगल फॉर्मेलिटीज बेटा। आरसी पर नाम कैसे ट्रांसफर होगा, आरसी जो मिलती है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है ऑनर का, उसी से तो पहचाना जाएगा कि कार का ऑनर कौन है। तो उस कार का ऑनर अब चेंज हो रहा है, अब आपकी जगह मैं आ रहा हूं, तो मैं कैसे आऊंगा, जब मैं डिपार्टमेंट के पास भेजूंगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भेजूंगा कि मैंने कार खरीद ली है, ये पुरानी वाली आरसी, अब इस नई आरसी पर मेरा नाम जोड़ दो, तो उसी को कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ जी। अगर सर जैसे मैंने कार ली है और आप मुझे बेच रहे हो और आपने, मैं आरसी में नाम चेंज नहीं कराया और आपने मेरे पे केस कर दिया कि मैंने धोखाधड़ी से मेरी कार मैंने आपकी कार ले ली, तो ये लीगल केस मान जाएगा? और क्या लीगल केस है, मेरी कार आपके पास क्या कर रही है, सिंपल। पर सर मैंने आपको पैसे दिए हैं, अब मैं झूठ बोलता हूं तो क्या कर लोगे, आपको आरसी ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी बनाई गई है कि अगर आपने कार बेच दी है या मैंने बेच दिया आपको, तो वो आरसी ट्रांसफर होनी बहुत जरूरी है। आरसी ट्रांसफर नहीं होगी तो उस कार से होने वाला कोई भी एक्सीडेंट के लिए वही जिम्मेदार होगा जो उस कार का उस वक्त ऑनर है ऑन पेपर। सर एफिडेविट बनवा लिया मैंने, एफिडेविट काम नहीं करता, नहीं करता, पहले करते थे ना सर। हरियाणा में तुम्हारी सारी कारें ऐसी बिकती है, मुझे पता है। बतेरे केस आ रखे हैं हमारे पास, इसीलिए समझा रहा हूँ, जो भी ऐसे करता है साफ मना कर दो कि भैया गाड़ी ठुक गई या आतंकवादियों ने चुरा ली और आतंकवादी उसमें रख के ब्लास्ट कराए, तो उठेगा कौन सा खानदान, जिसका एड्रेस होगा। इतना रिस्की है, मतलब मैंने चाहे मजाक में बोली बात, लेकिन दूर तक सोचना। ऐसे ही उठती है कारें, चोरी होती है, उसके अंदर बारूद भरा जाता है, बारूद भराने के बाद ले बेटा किसी भी कन्वॉय में फेंक दो, उसके बाद फंसेगा कौन, जिसके नाम पर कार थी। अब चाहे जितने मर्जी एफिडेविट दिखाते रहो। सर ये हो, मतलब जैसे रात को गाड़ी खड़ी है और चोरी हो गई और हमें पता नहीं है, और जैसे हमने देखी गाड़ी 10 बजे पार्किंग रोड में है नहीं, और सर उससे पहले कोई कांड हो गया हो, उसमें थोड़ा बहुत कंसिडरेशन किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है रीजनेबिलिटी बेटा,
कि अब आप कह रहे हो कि भाई आपने कार 10 बजे पार्क की, अब आप घर गए सो गए, अब कार 2 बजे उठी और 3 बजे कांड हो गया, तो आप बताओगे कि भाई मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता। तो उसमें फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। अगर ये प्रूव हो गया कि आप सच बोल रहे हो तो आप बिल्कुल बाइज्जत हो रही हैं, और उनको हल्का सा भी डाउट हो गया तो खत्म। हाँ, तो घर खरीदना हो, जब तक पेपर ट्रांसफर नहीं होंगे आप घर के मालिक नहीं बनेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी हर जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह जरूरी है। जैसे मोबाइल का आप जानते होंगे बेटा, मोबाइल आप किसी से भी खरीदें सेकंड हैंड, उसका बिल देखें पहले, बिल ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने बिना ओरिजिनल बिल के मोबाइल खरीद लिया तो आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसमें एफिडेविट जरूर लगवाओ कि मैंने किस डेट को खरीदा, क्योंकि पता चला उससे पहले कोई कांड कर चुका है तो। अभी हमारे पास केस आया है कल ही, एक लड़का ऑब्सीन मैसेज भेजा करता था एक लड़की को, उस लड़की ने कंप्लेंट डाली क्योंकि वो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था, पुलिस वालों ने अब ट्रेस कर लिया उसे साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग। नंबर पहले से कर रहा था, अब मान लो कई होते हैं ना कि पहले कर लिए बहुत सारे कांड, अब आपको बेच दिया मोबाइल, तो फंसेगा कौन? हम, क्योंकि उसके साथ दो चीजें जाती हैं, एक तो मोबाइल का IMEI नंबर और एक मोबाइल का नंबर जो सिम नंबर होता है, दो चीज जाती है। तो सिम नंबर चलो सिम तो चेंज हो गया, लेकिन मोबाइल का तो तब भी एड्रेस जा रहा है, मोबाइल की तो वो जा ही रही है। फंस गए। बहुत ध्यान रखना। तभी तो कह रहा हूँ आपको छोटे छोटे ये एक्सपीरियंसेस बताते रहेंगे जो चलते रहते हैं। मोबाइल वाले कांड तो बहुत होते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे से बेचारे फंसते हैं। ये दूसरे दो मोबाइल क्यों नहीं छोड़े? अरे बेटा क्या बताएं, एक दूल्हे को पुलिस वालों ने घोड़ी पे से उतरवा लिया था इधर क्योंकि उसकी जेब में मोबाइल चोरी का था। कितनी मजे की बात है देखो, वो तो बीच बचाव होके वो पैसे लेते के काम खत्म हुआ, और जिसका मोबाइल था उसको बुला लिया, उसने कहा ठीक है छोड़ो। ऐसे हालात हो जाते हैं। पुराने टाइम में तो लोग बहुत खरीदते थे ना, अब समझदारी हो गई है तो अब नहीं खरीदते, लेकिन अभी भी लोग मोबाइल चुराते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि अब काहे को चुराते हैं, दो दो मोबाइल। लॉजिक समझ नहीं आता। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट, सर्टेनिटी। पहला क्या आ गया? टू पार्टीज। टू पार्टीज के बाद आवाज नहीं आई। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपको लिंक्स बनाना है कि पहले वाला किसके साथ है, एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला किसके साथ है, वो हमारे लीगल लॉफुल कंसिडरेशन और लीगल इसके ऑब्जेक्ट के साथ है। क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड क्या था? ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। अब क्या आ रहा है? सर्टेनिटी। मैंने आपको बहुत सपने दिखाए कि मेरा बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में ये उगता है, आप भी खुश हो गए। सर फोटो दिखाओ, लो जी फोटो। सर वीडियो दिखाओ, लो जी वीडियो। सर लाइव वीडियो दिखाओ, लो जी लाइव वीडियो दिखा दी। तो कौन सा लिखा है फॉर्म पे? मेरा फॉर्म। आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप इन्फ्लुएंस हो गए। अभी चलो सच मान लेते हैं कि सच में ही मेरा है, ठीक है। आपके साथ मैं डील कर रहा हूं और उधर बाई चांस अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई या कोई बारिश आ गई भयंकर वाली, और वो जो क्रॉप थी सब खत्म हो गई, और आपके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ महीने में मेरी क्रॉप तैयार है, आप ले लेना। एक क्रॉप को तैयार होने में 3 4 3.5 4 महीने कितने लगते हैं भाई, तो ये बताओगे? कैसा? एक क्रॉप को सर तैयार वो होने में, डिपेंड करता है। चलो गेहूं की बता दें, सर वो कुछ 4 से 5 4 से 5 महीने लगते हैं। अब मेरा 4 महीने का रेडी हो चुका था, 1 महीने बाद आपको क्रॉप देनी थी मैंने, वो गेहूं की क्रॉप। अब पता चला कि हाँ, तो बाढ़ में सारी क्रॉप है गई, या बारिश आ गई। बारिश से क्या होता है कि हल्की सी बारिश गिर जाए ना, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। आप सुनते होंगे ना, अखबार में आता होगा कि इतना फसल को नुकसान हो गया। बारिश का इतना बड़ा ड्रॉबैक है। अभी जैसे बाजरे में नहीं होती सर, बहुत दुनिया में तो हमने सर पहले करवा लिया। जैसे जो पूरी होती है ना, वो सर सारी काली पड़ी होती है। बिल्कुल।
बारिश थोड़ी सी पड़ जाए तो काम खत्म, बिल्कुल मतलब जीरो है। अब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सब बेटे एग्जांपल्स हैं इसलिए दे रहा हूँ, वही रिलेवेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मैंने आपके साथ क्रॉप का एग्रीमेंट कर लिया और आपको मैंने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा, और जब बारी आई देने की तो तब तक तो वहां से बाढ़ से या बारिश से मामला हो चुका था जीरो। सर्टेनिटी, क्या अब वो क्रॉप आपको मैं दे सकता हूँ? क्या वो क्रॉप सर्टेन है? तो उसकी सर्टेनिटी ही नहीं। मेरी कोई शिप आ रही थी यूरोप से, वो शिप डूब गई, क्या मैं वो दे सकता हूँ शिप में आने वाला माल? नहीं दे सकते, शिप्स को आने में कई महीने लगते हैं कई बार, ठीक है जी। वो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सर्टेन नहीं है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, यानी सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है। लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। क्या वो जो क्रॉप जल गई, क्या मैं उसको उसकी परफॉर्मेंस पूरी कर सकता हूँ? नहीं। या दूसरे तरीके से सोचो, दिल्ली में बंद हो गए लेकिन अभी बाहर चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे वो दिखाए सपने कि देखो मेरे पास एक शक्ति है, अपने सारे ज्वेलरी उतारो, मैं उसको डबल करके दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी। सर मीटिंग एंड हो गई। अच्छा कोई है जो का दिख ही नहीं रहा सुनील मुझे सर तो। को मैसेज आया होगा किसी का। अच्छा मुझे तो किसी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। बच्चे बताते हैं मुझसे। हाँ कोई रिस्पांस तो दे दे एक बार। सर 40 मिनट में अगर एंड हो रही है तो बच्चे हैं, अगर 40 मिनट में एंड हो रही है मीटिंग तो बच्चे हैं। बच्चे हैं नहीं यार, एक मैं जुड़ा रहता हूँ ना हमेशा, एक मैं भी जुड़ा रहता हूँ। हाँ तो अगर मतलब आप हो और 3 बच्चे और 3 लोग और हैं तो 40 मिनट में मीटिंग एंड होगी। अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो चलती रहेगी मीटिंग। अच्छा फिर 40 मिनट में एंड नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलो अच्छा, शुभम कोई बच्चा है, सोहम, हाँ जी बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर? हमारे पास 6 एज पर सेक्शन 10 आए, 5 एज पर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते गए प्रैक्टिस के बिहाफ पर आए। तो जरा एक बार बता दो पहले 6 बिना देखे। एग्रीमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा लीगल ऑब्जेक्ट, और छठा ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन इसको याद करना है, एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। और इधर 5 क्या क्या थे? पहला ट्रू पार्टीज, फिर दूसरा है ना एक लीगल रिलेशनशिप वाली हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा लीगल फॉर्मेलिटीज, उसका एग्जांपल रखना है कि कार का या मकान खरीदने का लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी हैं। चौथा सर्टेनिटी, और पांचवा परफॉर्मेंस। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, मैंने स्लो पढ़ाया है जानबूझकर कि जिससे कि कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बैठ जाए। छोड़ दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। सर इसकी वीडियो मिल जाएगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रखी है, बिल्कुल मिलेगी बेटा।